नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ महेंद्र में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य तक के इतिहास को पढ़ चुके हैं। आज उसके अगले शासक को हम पढ़ेंगे कि विक्रमादित्य के बाद गद्दी पर कौन बैठा। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा है विक्रमादित्य के बाद जो गद्दी पर बैठा है उस शासक का नाम है कुमारगुप्त। और अगर हम कुमारगुप्त के शासन पीरियड की बात करें कि कब से कब तक वह शासन किया है, तो वह शासन किया है 415 ईस्वी से लेकर के 455 ईस्वी तक। 415 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी तक गुप्त वंश की गद्दी पर कुमारगुप्त प्रथम ने शासन किया है। और इसका एक नाम और भी मिलता है, महेंद्रादित्य। महेंद्रादित्य इसका एक नाम और मिलता है। अब बात आती है कि कुमारगुप्त किसका पुत्र था। तो कुमारगुप्त के पिता का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय और इसकी माता का नाम था ध्रुव देवी। ये वही ध्रुव देवी हैं जिनका पहले विवाह रामगुप्त के साथ हुआ था, लेकिन बाद में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने रामगुप्त की हत्या करके गद्दी पर अधिकार कर लिया और उसकी पत्नी ध्रुव देवी से अपना विवाह कर लिया। अब दोस्तों, कुमार जो शब्द है, ये जो कुमार शब्द है, यह शिव के पुत्र या भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के नाम पर रखा गया है। शिव के पुत्र कार्तिकेय या स्कंद के नाम पर रखा गया है। और दूसरी चीज ये है कि आप देखेंगे कुमारगुप्त के जो सिक्के हैं, आप देखेंगे कुमारगुप्त के जो सिक्के हैं उस पर मयूर का अंकन है, उस पर मयूर का अंकन है। तो इस बेस पर भी आप कह सकते हैं कि कुमारगुप्त शैव धर्म का अनुयायी था, क्योंकि उसका नाम भी शिव के पुत्र कार्तिकेय के नाम पर रखा गया है। और उसने जो सिक्के चलाए हैं वो भी मयूर आकृति के सिक्के हैं। और मयूर किसका वाहन है? तो कार्तिकेय का वाहन है ना। दूसरी चीज, अगर ये पूछा जाए सिक्कों से इतिहास कि किसके समय सबसे ज्यादा सिक्के मिले हैं गुप्त काल के, तो आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के समय सिक्कों का एक बड़ा ढेर, सिक्कों का एक बड़ा ढेर भरतपुर के बयाना से मिला है। भरतपुर के बयाना से मिला है। और यह भरतपुर का जो बयाना है यह राजस्थान में स्थित है। यहाँ से कुमारगुप्त के समय गुप्त साम्राज्य के सिक्कों का एक सबसे बड़ा ढेर मिला है, जिसमें कुल 623 मुद्राएं हैं, जिसमें कुल 623 मुद्राएं हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि किसके समय में गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर मिला है, तो आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। इसके अलावा अगर ये पूछ ले कि कुमारगुप्त ने किस आकृति के सिक्के चलाए हैं, तो मयूर आकृति के सिक्के उसने चलाए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे गुप्त शासकों में सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ किया है समुद्रगुप्त ने। इसके बाद अश्वमेध यज्ञ किया है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। और इसके बाद जो तीसरा शासक अश्वमेध यज्ञ किया है वह है कुमारगुप्त। यानी कि इसने अश्वमेध यज्ञ किया, इसने अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध प्रकार के सिक्के चलाए। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुप्त शासकों में किसने अश्वमेध प्रकार के सिक्के चलाए, तो आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किए भी और अश्वमेध यज्ञ प्रकार के सिक्के भी चलाए। एक बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो भी आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त ने किया था।
अगर पूछ ले विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो पाल शासक धर्मपाल ने किया था। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसके समय किसने आक्रमण किया है, तो एक विदेशी जाति थी और उसका नाम है पुष्यमित्रों। एक विदेशी जाति थी, उसका नाम है पुष्यमित्रों ने इसके समय पर आक्रमण किया। पुष्यमित्रों ने भारत पर आक्रमण किया, भारत पर आक्रमण किया। और आप देखेंगे पुष्यमित्रों को जो पराजित किया है, पुष्यमित्रों को जो पराजित किया है वह स्कंदगुप्त। पुष्यमित्रों को जो पराजित किया है उसका नाम है स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त ने इसको पराजित किया है, इसकी जानकारी आपको मिलती है स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से आपको पता चलेगा कि कुमारगुप्त के अंतिम समय में पुष्यमित्रों ने भारत पर आक्रमण किया था, जो एक विदेशी जाति है। लेकिन कुमारगुप्त ने अपने बेटे स्कंदगुप्त को इन्हें पराजित करने के लिए भेजा और स्कंदगुप्त को सफलता मिली और पुष्यमित्र पराजित हुए। और इसका उल्लेख बाद में स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है। और भीतरी स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। अब एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा गुप्त शासक है जिसने सबसे अधिक अभिलेख जारी किए, है ना। तो सबसे ज्यादा अभिलेख जो जारी करने वाला शासक है उसका नाम है कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त ने टोटल 18 अभिलेख जारी किए हैं। कुमारगुप्त ने टोटल 18 अभिलेख जारी किए हैं। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया मित्रों आप लोगों ने। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कुमारगुप्त के अभिलेख। अब हम आगे देखते हैं कुमारगुप्त के अभिलेख। तो कुमारगुप्त के अभिलेखों में जो सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है वह है मंदसौर अभिलेख। यह है मंदसौर अभिलेख। और जो मंदसौर अभिलेख है ये कहाँ पड़ता है? मालवा में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? मालवा में पड़ता है। और इसके जो रचयिता हैं मंदसौर अभिलेख के जो रचयिता है उसका नाम है वत्स भट्टी। उसका नाम है वत्स भट्टी। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा है कि बताइए कि मंदसौर अभिलेख के रचयिता कौन है, तो आंसर हो जाएगा वत्स भट्टी है, ठीक है। और मंदसौर अभिलेख में किसका जिक्र है? तो इसमें रेशम बुनकरों का जिक्र है। इसमें रेशम बुनकरों को जिक्र है और जिसको तंतुवाय भी कहा गया है, जिसको तंतुवाय भी कहा गया है। और इस रेशम बुनकरों ने वहां पर एक मंदिर बनवाया था, एक मंदिर बनवाया था। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि बताइए कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख है? तो बुनकरों का उल्लेख है, बुनकर श्रेणी का उल्लेख है, रेशम बुनकर श्रेणी का उल्लेख है। दूसरा अभिलेख जो इसने चलाया है वो है करम दंडा अभिलेख। करम दंडा अभिलेख। और करम दंडा अभिलेख जो है वह फैजाबाद में स्थित है। वह कहाँ स्थित है दोस्त? फैजाबाद में स्थित है। फैजाबाद कहाँ स्थित है? यूपी में स्थित है। इस अभिलेख की क्या विशेषता है? यह शिव प्रतिमा के, यह शिव प्रतिमा के अधोभाग पर स्थित है। यह शिव प्रतिमा के अधोभाग पर स्थित है। अब जैसे भगवान शंकर की ये मूर्ति बन गई है ना, भगवान शंकर की ये मूर्ति बन गई, ठीक है। और ये जो मूर्ति है
ये इसके अधोभाग पर, ये इस वाले पोर्शन पर स्थित है, यानी कि कमर के ऊपर इस अभिलेख को लिखा गया है। तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा अभिलेख भगवान शंकर के अधोभाग पर स्थित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कर्मदंडा अभिलेख। इसके अलावा इसका अभिलेख है बिलसड़ अभिलेख, इसके अलावा इसका अभिलेख है बिलसड़ अभिलेख। अगर हम बिलसड़ अभिलेख की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है, यह उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है और यह कुमारगुप्त के समय का, यह कुमारगुप्त के समय का प्रथम अभिलेख है, यह कुमारगुप्त के समय का प्रथम अभिलेख है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो कुमारगुप्त के शासन काल का पहला अभिलेख कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा बिलसड़ अभिलेख। कहाँ स्थित है, ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। और इसमें क्या पता चलता है, गुप्त वंशावली पता चलती है। इससे क्या पता चलती है, गुप्त वंशावली पता चलती है कि सबसे पहले श्री गुप्त गद्दी पर बैठा, फिर घटोत्कच गद्दी पर बैठा, फिर चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा, फिर समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठा, फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गद्दी पर बैठा, फिर कुमारगुप्त गद्दी पर बैठा, है ना। तो ऐसे गुप्त वंशावली का पता चलता है। चौथा है गढ़वा अभिलेख, चौथा है गढ़वा अभिलेख। अगर हम गढ़वा अभिलेख की बात करें तो यह इलाहाबाद में स्थित है। और इलाहाबाद कहाँ स्थित है, आपको पता ही है, इलाहाबाद यूपी में स्थित है, इलाहाबाद यूपी में स्थित है। और इसमें कुमारगुप्त के द्वारा किसी दानग्राही को, कुमारगुप्त के द्वारा किसी दानग्राही को 10-12 दिनार दिए जाने का उल्लेख है। दिनार क्या है, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहते हैं। और इसी गढ़वा अभिलेख में परम भागवत शब्द लिखा गया है, इसी गढ़वा अभिलेख में परम भागवत शब्द लिखा गया है। इसके अलावा आप देखिएगा मान कुंवर अभिलेख है, मन कुंवर अभिलेख है और मन कुंवर अभिलेख है। और ये मन कुंवर अभिलेख कहाँ से मिलता है, ये जो मन कुंवर अभिलेख है यह करछना से मिलता है। करछना कहाँ पड़ता है, यह तहसील है इलाहाबाद का। करछना क्या है, तहसील है इलाहाबाद का। ये भी मनकुंवर अभिलेख भी कुमारगुप्त का ही अभिलेख है। और इसका जो प्रारंभ होता है इस अभिलेख का, यह बुद्ध की स्तुति से इसका प्रारंभ होता है, बुद्ध की स्तुति से इसका प्रारंभ होता है। और लिखा रहता है नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। तो आप देखेंगे क्वेश्चन पूछता है कि कुमारगुप्त का वह कौन सा अभिलेख है जो बुद्ध की स्तुति नमो बुद्धा से प्रारंभ होता है, तो वह अभिलेख है मन कुंवर अभिलेख। वह करछना तहसील इलाहाबाद से मिला है। और अंतिम अभिलेख है इसका, और वो है तुमैन अभिलेख, वो है तुमैन अभिलेख। अगर हम तुमैन अभिलेख की बात करें, अगर हम तुमैन अभिलेख की बात करें तो तुमैन अभिलेख ग्वालियर से मिला है, तुमैन अभिलेख ग्वालियर से मिला है। और ग्वालियर कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है। ग्वालियर कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है। यहाँ से मिला है तुमैन अभिलेख, ठीक है। और तुमैन अभिलेख में कुमारगुप्त को, तुमैन अभिलेख में कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य कहा गया है। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस अभिलेख में कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य कहा गया है, तो आंसर हो जाएगा तुमैन अभिलेख। तुमैन अभिलेख कहाँ से मिला है, तो ग्वालियर एमपी से मिला है। कहाँ से मिला है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्त, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ से लिया गया है, तो आंसर हो जाएगा यह ग्वालियर एमपी से मिला है। गुप्त शासक कुमारगुप्त के कुछ ताम्र पत्र भी मिले हैं। तो अगला हेडिंग होगा दोस्त ताम्र पत्र या ताम्र लेख,
इसी को ताम्रपत्र भी कहते हैं और इसी को ताम्र लेख भी कहते हैं। ऐसा लेख जो तांबे पर लिखा गया हो, तांबे के पट्टियों पर लिखा गया हो, उसे ताम्र लेख कहते हैं। तो पहला जो लेख है वह है बैग्राम ताम्र लेख, वह है बैग्राम ताम्र लेख। और ये कहाँ पाया गया है? बांग्लादेश में। ये कहाँ पाया गया है दोस्त? आज के बांग्लादेश में, उस समय के पूर्वी बंगाल में बैग्राम ताम्रपत्र पाया गया है। अच्छा, बैग्राम ताम्रपत्र से आपको किस चीज की जानकारी मिलती है? तो यहाँ से पता चलता है कि बैग्राम में एक मंदिर था, उसका नाम था गोविंद स्वामी मंदिर, गोविंद स्वामी मंदिर। और इस मंदिर के निर्वहन के लिए, इस मंदिर के निर्वहन के लिए इसे भूमि दान दिया गया था, इसे भूमि दान दिया गया था। तो यहाँ से आपको पता चलता है बैग्राम ताम्रपत्र में कि गोविंद स्वामी मंदिर के निर्वहन के लिए, उसके पेंटिंग के लिए, उसके रखरखाव के लिए भूमि दान दिया गया था। ठीक है। दूसरा इसके समय का जो ताम्र लेख है वो है दामोदर, वो है दामोदर ताम्रपत्र, वो है दामोदर ताम्रपत्र। ये भी बांग्लादेश में स्थित है। ये भी कहाँ स्थित है? बांग्लादेश में स्थित है। इसमें यहाँ का जो शासक है, दामोदरपुर का जो शासक है बांग्लादेश का, उसका नाम है चिरादत्त, उसका नाम है चिरादत्त। और चिरादत्त ने प्रशासनिक कार्यों के लिए, चिरादत्त ने प्रशासनिक कार्यों के लिए भूमि अनुदान दिया था, प्रशासनिक कार्यों के लिए भूमि अनुदान दिया था लोगों को। समझ रहे हैं? प्रशासन चलाने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति करनी पड़ती है, और अगर कर्मचारी पैसा नहीं पाएगा तो क्या वह काम अच्छे से करेगा? नहीं। तो कर्मचारियों को वेतन देने के लिए उसने भूमि अनुदान दिया था। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि किस ताम्रपत्र से आपको यह जानकारी मिलती है कि चिरादत्त नामक प्रशासक ने भूमि अनुदान दिया था, तो आंसर हो जाएगा दामोदर ताम्रपत्र। तीसरा जो ताम्रपत्र है वो है धनदेव ताम्रपत्र, वह है धनदेव ताम्रपत्र। और यह धनदेव ताम्रपत्र भी आपको बांग्लादेश से मिला है। इस धनदेव ताम्रपत्र से यह पता चलता है कि एक जो है बराह स्वामिन, एक जो है बराह स्वामिन नाम का जो है ब्राह्मण था, और वह बहुत ही गरीब था, और उसके भरण पोषण के लिए भी भूमि अनुदान दिया गया था। तो अगर आपको ये जानना हो कि धनदेव ताम्रपत्र से आपको किस चीज की जानकारी मिलती है, तो यह जानकारी मिलती है कि एक गरीब ब्राह्मण बराह स्वामी को जो है भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान दिया गया था। तो दोस्तों, ये कुमार गुप्त के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे स्कंद गुप्त के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे स्कंद गुप्त के बारे में। तो दोस्तों, हेडिंग डालिएगा स्कंद गुप्त, हेडिंग डालिएगा स्कंद गुप्त। और स्कंद गुप्त का जो टाइम पीरियड है वह है 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी। और स्कंद गुप्त का एक नाम और मिलता है कर्मादित्य। जैसे कुमार गुप्त का एक नाम और मिलता है उपनाम महेंद्रादित्य, वैसे स्कंद गुप्त का नाम मिलता है क्रमादित्य। ठीक है, वैसे स्कंद गुप्त का नाम मिलता है क्रमादित्य। तो दोस्तों, अगर स्कंद गुप्त की बात किया जाए तो स्कंद गुप्त किसका लड़का है? स्कंद गुप्त कुमार गुप्त का लड़का है। स्कंद गुप्त किसका लड़का है? कुमार गुप्त का लड़का है। और अगर स्कंद नाम की बात किया जाए तो स्कंद नाम शिव के पुत्र, स्कंद नाम शिव के पुत्र कार्तिकेय, शिव के पुत्र कार्तिकेय या कुमार से लिया गया प्रतीत होता है। समझे? क्योंकि कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है। तो यहां से पता चलता है कि स्कंद गुप्त का जो झुकाव रहा होगा वह शैव धर्म के प्रति रहा होगा। दूसरी चीज, अगर स्कंद गुप्त के हम सिक्कों की बात कर ले
तो स्कंद गुप्त ने वृषभ आकृति के सिक्के चलाए हैं। और वृषभ किसका वाहन है? वृषभ भगवान शिव का वाहन है। तो यहाँ से भी पता चल जाता है कि स्कंद गुप्त शैव धर्म के प्रति समर्पित था। अगर स्कंद गुप्त के समय अगर कोई घटना बहुत ही महत्वपूर्ण हुई है तो वह है हूणों का आक्रमण। सबसे महत्वपूर्ण घटना है हूणों का आक्रमण। और अगर हम बात करें कि हूण किसके नेतृत्व में आक्रमण किए हैं भारत पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुशनवाज। इसका राइट आंसर हो जाएगा खुशनवाज के नेतृत्व में हूणों ने स्कंद गुप्त के समय भारत पर आक्रमण किया। मगर खुशनवाज आक्रमण जरूर किया, मगर वह स्कंद गुप्त से क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। तो अगर पूछा जाए कि स्कंद गुप्त के समय की सबसे बड़ी घटना क्या है, तो आंसर हो जाएगा हूणों का आक्रमण। हूण आक्रमणकारी का नेता कौन था? तो आंसर हो जाएगा खुशनवाज। लेकिन जीता कौन? स्कंद गुप्त। हारा कौन? खुशनवाज। कैसे पता चलता है कि ये हार गया और स्कंद गुप्त जीत गया? स्कंद गुप्त के दो लेख हैं। स्कंद गुप्त के दो लेख मिलते हैं, दो अभिलेख आपको मिलते हैं। एक अभिलेख का नाम है भीतरी स्तंभ लेख। एक अभिलेख का नाम है भीतरी स्तंभ लेख और दूसरे का नाम है जूनागढ़ अभिलेख। और जब आप जूनागढ़ अभिलेख को पढ़ेंगे, जब आप भीतरी स्तंभ लेख को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि खुशनवाज हार गया था और स्कंद गुप्त जीत गया था। दूसरी चीज, जब आप जूनागढ़ अभिलेख को पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि सौराष्ट्र प्रांत का एक प्रांतपति था। सौराष्ट्र प्रांत का प्रांतपति था और इस प्रांतपति का नाम था पर्णदत्त। और पर्णदत्त का एक पुत्र था और उस पुत्र का नाम है चक्रपालित। इस पुत्र का नाम है चक्रपालित। और चक्रपालित जो है वह गिरनार का प्रशासक था। वह गिरनार का प्रशासक था और इसने ही सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया है। इसने ही सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया है। तो क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि बताइए कि जो चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यगुप्त वैश्य से सुदर्शन झील बनवाया था, स्कंद गुप्त के समय उसका पुनर्निर्माण कौन करवाया है? तो उसका पुनर्निर्माण चक्रपालित करवाया है। कहाँ का प्रशासक है? गिरनार का प्रशासक है। और सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करके यहाँ से नहर निकलवाया है। अब बहुत सारे लोग यहाँ गलती कर देते हैं। पूछता है स्कंद गुप्त के समय सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कौन करवाया? तो लोग ट्रिक मार देते हैं पर्णदत्त, जबकि पर्णदत्त सौराष्ट्र प्रांत का प्रांतपति है, गिरनार का प्रशासक नहीं है। गिरनार का प्रशासक चक्रपालित है जो कि पर्णदत्त का पुत्र है। तो अगर ऑप्शन में चक्रपालित है तो पर्णदत्त सही नहीं होगा, और अगर चक्रपालित नहीं है तो पर्णदत्त सही हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें तो चीन के सांग शासक के पास जो है चीन के सांग शासक के पास भी स्कंद गुप्त ने अपने दूत मंडल भेजे थे। क्यों भेजे थे? मधुर संबंध बनाने के लिए। क्यों भेजे थे? मधुर संबंध बनाने के लिए। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि चीन के सांग सम्राट के पास किस गुप्त शासक ने दूत मंडल भेजे थे, तो आंसर हो जाएगा स्कंद गुप्त। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछा गया है कि सोने के सिक्के सबसे ज्यादा मात्रा में किस शासक ने चलाया? सबसे ज्यादा मात्रा में किस शासक ने चलाया? तो आंसर हो जाएगा स्कंद गुप्त। इसने खूब सोने के सिक्के चलाए और उसका वजन भी ज्यादा था, मगर इसमें सोने की जो शुद्धता थी उसमें कमी आ गई। उसमें क्या आ गई? कमी। यानी कि सोने के सिक्के का वजन तो बढ़ा, उसका आकार तो बढ़ा, लेकिन सोने की जो क्वालिटी थी उसमें कमी आ गई, है ना। और उसमें दूसरे धातु को मिला दिया गया। तो यहाँ से ये पता चलता है दोस्त कि अब गुप्त
काल का पतन प्रारंभ हो गया, क्योंकि यहाँ सोने की जो है कमी हो गई थी। इसके आगे देखते हैं दोस्त, स्कंदगुप्त ने कौन कौन से अभिलेख जारी किए थे, इसको मिटाते हैं मित्र। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, मिटा देते हैं इसको फिर। अगर हम अभिलेख की बात करें, अगर हम स्कंदगुप्त के अभिलेख की बात करें, तो सबसे पहला इसका जो अभिलेख है वह है भीतरी स्तंभ लेख, वह है भीतरी स्तंभ लेख। और यह भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर में पड़ता है, और गाजीपुर कहाँ पड़ता है, यूपी में। ठीक है, स्कंदगुप्त के समय का जो सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है वह भीतरी स्तंभ लेख है, गाजीपुर के यूपी में पड़ता है। अगर हम बात करें भीतरी स्तंभ लेख से हमें किस चीज की जानकारी मिलती है, तो यहाँ से हमको दो चीज की जानकारी मिलती है, एक पुष्यमित्रों के आक्रमण का और दूसरा हूणों के आक्रमण का। एक पुष्यमित्रों के आक्रमण का और दूसरा हूणों के आक्रमण की हमें जानकारी मिलती है। और यह भी जानकारी मिलती है कि ये दोनों लोग पराजित हो गए थे, ये दोनों लोग पराजित हो गए थे। किसके हाथे पराजित हो गए थे, स्कंदगुप्त के बारे में, किसके हाथों से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हूणों और पुष्यमित्रों के आक्रमण की जानकारी कौन सा स्तंभ लेख देता है, तो भीतरी स्तंभ लेख देता है, जिसमें स्कंदगुप्त ने उनको पराजित किया। दूसरा जो अभिलेख है वह जूनागढ़ अभिलेख, वह जूनागढ़ अभिलेख। और अगर हम बात करें जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पड़ता है, तो सौराष्ट्र प्रांत में पड़ता है। और अगर ये बात किया जाए कि सौराष्ट्र प्रांत कहाँ पड़ता है, तो यह गुजरात में पड़ता है। सौराष्ट्र प्रांत कहाँ पड़ता है दोस्त, तो गुजरात में पड़ता है। यहाँ से किस चीज की जानकारी मिलती है, यहाँ से हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है, यहाँ से हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है। प्लस चक्रपालित द्वारा, प्लस चक्रपालित द्वारा सुदर्शन झील, सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण की जानकारी मिलती है, के पुनर्निर्माण की जानकारी मिलती है। तो यहाँ से जूनागढ़ अभिलेख से आपको दो जानकारी मिलती है कि हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था और प्रणदत्त के पुत्र चक्रपालिस ने जो है सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, इसके अलावा हम जो तीसरा अभिलेख देखते हैं वह है कहोम अभिलेख, वह है कहोम अभिलेख। कहोम अभिलेख कहाँ से मिलता है, गाजीपुर से मिलता है। और गाजीपुर कहाँ स्थित है, यूपी में स्थित है। गाजीपुर कहाँ स्थित है, यूपी में स्थित है। और ये स्कंदगुप्त के समय का तीसरा अभिलेख है। कहोम अभिलेख से क्या पता आपको चलता है, कहोम अभिलेख से पता चलता है कि एक भद्र नाम का व्यक्ति था, एक भद्र नाम का व्यक्ति था। उसने 5 जैन तीर्थंकरों, उसने 5 जैन तीर्थंकरों के मूर्ति का निर्माण करवाया था। उसने 5 जैन तीर्थंकरों के मूर्ति का निर्माण करवाया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्कंदगुप्त के किस अभिलेख से यह पता चलता है कि भद्र नामक एक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों का के मूर्ति का निर्माण करवाया था, तो आंसर हो जाएगा कहोम अभिलेख, जो गाजीपुर के यूपी से मिला है। अगला अभिलेख है इंदौर ताम्रपत्र। चौथा है इसका अभिलेख इंदौर ताम्रपत्र। और इंदौर ताम्रपत्र जो है इसका जो मिला है बुलंदशहर से मिला है, बुलंदशहर से मिला है। बुलंदशहर इंदौर से हमको स्कंदगुप्त का जो है इंदौर ताम्रपत्र मिलता है। अच्छा, इंदौर ताम्रपत्र से आपको किस चीज की जानकारी मिलती है, इसमें सूर्य पूजा, इसमें सूर्य पूजा तथा सूर्य के मंदिर में, तथा सूर्य के
मंदिर में दीपक जलाने के लिए, सूर्य के मंदिर में दीपक जलाने के लिए, दीपक जलाने के लिए धन दिए जाने का उल्लेख है। धन दिए जाने का मतलब कि जो इंदौर ताम्रपत्र है इसमें यह उल्लेख किया गया है कि सूर्य के मंदिर में हमेशा दीपक जलना चाहिए और सूर्य की हमेशा पूजा करना चाहिए, और इसके लिए धन आपको सरकारी राजकोष से प्राप्त हो जाएगा। एक बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका अभिलेख है जिसको हम कहते हैं सूपिया अभिलेख, जिसको हम कहते हैं सूपिया अभिलेख। और अगर हम सूपिया अभिलेख की बात करें कि सूपिया अभिलेख में किस चीज की जानकारी मिलती है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सूपिया अभिलेख में क्या लिखा गया है, कहाँ से मिला है सूपिया अभिलेख। तो सूपिया अभिलेख मध्य प्रदेश के रीवा से मिला है। कहाँ से मिला है? मध्य प्रदेश के रीवा से मिला है। और इसमें स्कंदगुप्त की तुलना, इसमें स्कंदगुप्त की तुलना जो है की गई है युधिष्ठिर से, की गई है। किससे? युधिष्ठिर से की गई है। और किससे की गई है? राम से की गई है। कहा गया है कि जो स्कंदगुप्त है वह युधिष्ठिर की तरह सत्यवादी है, वह युधिष्ठिर की तरह सत्यवादी है और राम की तरह पराक्रमी है, और राम की तरह पराक्रमी है। तो बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिलेख है सूपिया अभिलेख, जो कि मध्य प्रदेश के रीवा से मिलता है। इसमें स्कंदगुप्त को क्या कहते हैं? युधिष्ठिर की तरह सत्यवादी और भगवान राम की तरह पराक्रमी बताया गया है। तो इसका दोस्त आप जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्त। मिटा दे रहे हैं मित्र। देखिए, स्कंदगुप्त के बाद जो है गुप्त साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि स्कंदगुप्त के बाद कोई इतना ताकतवर शासक नहीं बचा जो गुप्त साम्राज्य को बनाए रखे, गुप्त साम्राज्य के सीमाओं पर वह सुरक्षा बनाए रखे, है ना। इसी वजह से गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है। स्कंदगुप्त के बाद जो गद्दी पर बैठा वह उसका उत्तराधिकारी था पुरुगुप्त। स्कंदगुप्त के बाद जो गद्दी पर बैठा है उसका नाम है पुरुगुप्त, और यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था? यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और पुरुगुप्त के बाद जो गद्दी पर बैठा उसका नाम है बुद्धगुप्त, और बुद्धगुप्त भी किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बुद्धगुप्त भी किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो आप देख रहे हैं कि स्कंदगुप्त के बाद जो शासक हो रहे हैं वो मैक्सिमम बौद्ध धर्म के अनुयायी हो रहे हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि नालंदा बौद्ध विहार को किसने दान दिया? तो यह देखिएगा, इसने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया, विहार को दान दिया। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि नालंदा बौद्ध विहार को किसने दान दिया था, तो आंसर हो जाएगा गुप्त शासक बुद्धगुप्त। और इसने ही एरण अभिलेख भी चलाया था। बुद्धगुप्त का भी एरण अभिलेख है ना। इसके बाद जो गद्दी पर बैठा था है उसका नाम है नरसिंह बालादित्य। इसका नाम है नरसिंह बालादित्य। और नरसिंह बालादित्य के समय में एक हूण आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करता है, और उस हूण आक्रमणकारी का नाम है मिहिरकुल। इस हूण आक्रमणकारी का नाम है मिहिरकुल। और जैसे ही मिहिरकुल भारत पर आक्रमण करता है, जैसे ही मिहिरकुल भारत पर आक्रमण करता है, वैसे ही नरसिंह बालादित्य अपनी राजधानी को छोड़कर भाग जाता है। लेकिन मिहिरकुल को नरसिंह बालादित्य के सैनिकों ने जो है पराजित कर दिया, सैनिकों ने पराजित कर दिया। और फिर नरसिंह बालादित्य के बाद सूचना भेजी कि मिहिरकुल पराजित हो गया है,
और बाद में नरसिंह बालादित्य ने अपनी माँ से परामर्श लिया और मिहिर कुल को छोड़ दिया। और मिहिर कुल ने पंजाब में स्वतंत्र हूण साम्राज्य की स्थापना की। तो क्वेश्चन पूछता है कि भारत में स्वतंत्र हूण साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो आंसर हो जाएगा मिहिर कुल। नरसिंह बालादित्य के बाद जो गद्दी पर बैठा है उसका नाम है भानुगुप्त। और भानुगुप्त के समय में एक बार पुनः हूण आक्रमण हुआ। अभी इसके पहले के शासक थे नरसिंह बालादित्य, उसके समय पर भी हूण आक्रमणकारी मिहिर कुल ने आक्रमण किया था। ठीक है, पराजित हुआ था। बाद में नरसिंह ने उसको छोड़ दिया था और उन्होंने पंजाब में स्वतंत्र हूण साम्राज्य की स्थापना की थी। भानुगुप्त के समय एक बार दोबारा हूण आक्रमण हुआ और इस हूण आक्रमण में भानुगुप्त का सहायक गोपराज मारा गया। भानुगुप्त का जो सहायक है गोपराज मारा गया और गोपराज की लाश वापस आई। तो फिर गोपराज के लाश के साथ गोपराज की पत्नी सती हो गई। ठीक है दोस्तों, लड़कियां करके कहा यार